गुड इवनिंग आप लोगों को वॉइस मिल रहा है। किसी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। किसी का कोई भी क्वेश्चन, आप लोग कल एक टेस्ट भी दिया था, आप लोग लगाए होंगे। जी सर। उसमें से कोई किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ, क्या हुआ? डाल तो देखिए, कल आप लोगों से बात हुआ था कि ये जो आर्यन है, जो जिसको मानते हैं कि हमारे जो वैदिक कल्चर है उसको डेवलप करने का जो श्रेय जाता है, उसको आर्यन कहा जाता है। और आर्यन जो मैक्स मूलर के अनुसार क्या है, आपको बता रहा था कि ये मिडिल एशिया से आए थे। ज्यादा प्रमाण मानते हैं, जैसे आप लोगों को बता था कि ये लोग जिस भाषा का इस्तेमाल करते थे, या जिस भगवान या देवताओं का भाषा का इस्तेमाल करते, उस देवता क्या ईरान के भाषा से मिलता जुलता है। ईरान में जेदावस्ता नामक जो ग्रंथ है उससे मिलता है। उसके बाद जो बोगस कोई अभिलेख है उसमें बहुत सारे जो वैदिक देवताएं हैं उनका उल्लेख उन अभिलेख में पाया गया है। उसके बाद आपको बताया था कि ये लोग पशु चारक थे, यानी एनिमल हस्बेंड्री करते थे। तो ये लोग क्या था, जहां जहां अच्छे घास मिले होंगे तो उनके पशु आगे बढ़ते गए। तो घास मिलते गए तो एक दिन में तो एक क्षेत्र का घास खत्म नहीं होंगे, तो जितने दिन जहाँ पे रहे होंगे वहां पे जो खाना बनाने के लिए बने, भोजन बनाने के लिए जिन मिट्टी के घरों का इस्तेमाल किया गया वो एक जैसा ही घरे पाए गए हैं। उसके बाद डीएनए टेस्ट से क्या होता है, लगभग क्या होता है, जो नॉर्थ इंडियन के जो अधिकतर लोग हैं, नॉर्थ इंडियन का अधिकतर लोग क्या होता है, मिडिल एशिया के लोगों के डीएनए से ज्यादा मैच है। तो इसलिए क्या होता है, मैक्स मुलर के मानने को ज्यादा था। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बाल गंगाधर तिलक ने भी बताया था कि आर्य कहाँ से आए थे। तो ये इन्होंने उत्तरी ध्रुव या आर्कटिक क्षेत्र बताया था, इनको याद रखिएगा। और तिब्बत को बताया था क्या, दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने क्या है, तिब्बत को बताया था। तिब्बत को दयानंद सरस्वती ने बताया था कि तिब्बत से आए थे। और बाल गंगाधर तिलक ने बताया था ये उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल से आए थे या आर्कटिक क्षेत्र से आए थे। और इसमें देखिएगा इनके रंग क्या थे, गोरे थे। आप देखिएगा जो पहले के उत्तर भारत के जितने भी लोग थे वो अधिकतर गोरे थे। लेकिन वो क्लाइमेट के कारण क्या होता है, अभी जो पहाड़ या ठंडे इलाके के लोग हमेशा क्या होता है, गोरे होते हैं। आपको दूसरी चीज बताया था कि इनके प्रिय पशु क्या थे, घोड़ा, हॉर्स। घोड़ा क्या था, जो मध्य एशिया के जो उबड़ खबड़ या घास के मैदान पे चलने के लिए यूजफुल थे। आपको अभी बताया था कि हड़प्पा सभ्यता में घोड़े का साक्ष्य नहीं पाया गया, केवल हड्डी के साक्ष्य पाया गया था। आपको बताया था सुखकोटदास। ये सब याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो घोड़े लाए थे, और घोड़े से क्या होता है कि पशुओं को निगरानी करना आसान हो जाता था। तो इसलिए क्या होता है, प्रिय पशु क्या था, घोड़े। और जब इंडिया में आए तो इंडिया में गाय इतना इंपॉर्टेंट क्यों बना, क्योंकि बहु मल्टीपल यूजेस होते थे गाय से। आपको पता कि गाय से क्या मल्टीपल है। देखिए, पहले गाय क्या था, धार्मिक प्रतीक नहीं था। पहले गाय क्या था, आर्थिक प्रतीक था, आर्थिक। आज से लगा लीजिए 25-40 साल पहले भी क्या है, हमारे देश में गाय क्या था, आर्थिकता का सूचक होते थे। आज घरों के सामने जो बड़े बड़े गाड़ियां का जितना महत्व था, 40-50 साल पहले गांव में अगर आप जाते तो उसमें घर में कितने गाय या इस तरह के पशु होते थे, उससे घर की संबंधता
नापी जाती थी गांव में, खासकर गांव की बात बोल रहा हूँ। और ये क्या है, वैदिक कल्चर पूरी तरह से ग्रामीण सभ्यता है, यानी ग्रामीण कल्चर है। इसलिए गाय का महत्व क्या, इकोनॉमिकल बहुत था। आज भी इकोनॉमिकल बहुत है, लेकिन क्या है कि इंडिया में इस समय जो छोटे छोटे खेत हो गया और आय के साधन कम हो गया, कृषि में लॉस होने लगे, इसलिए पशुओं की महत्व धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। फिर भी दुनिया का सबसे ज्यादा पशु कहाँ पाया जाता है, भारत में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा। वर्ल्ड के सबसे ज्यादा एनिमल, भैंस चाहे गाय का है, नंबर की बात बोल रहा हूँ, तो वो भारत में ही पाए जाते हैं। तो गाय का महत्व पहले क्या था, आर्थिक था, बाद में उसको धार्मिक रूप दे दिया गया है, क्योंकि जो पुरोहित वर्ग था उनसे इनको इनकम होने लगे। देखिए, जो किताब लिखेगा, जो टीचर होगा, वही तो अपने हित के लिए बोलेगा। कितने लोग ईमानदार होते हैं आप लोग जानते ही हैं। तो ईमानदारी की बात यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे आर्थिकता की बात। इसे देखिएगा, जितने भी ऋषि मुनि होते थे उनके वहां पे बड़े बड़े गाय होते थे, और गायों को दान में दी जाती थी। अब जब गाय इतने इंपॉर्टेंट है, तो गाय को दान, माता जी को दान में क्यों देंगे, ये भी एक लॉजिकल है। तो वो क्या था, इकोनॉमिकल पार्ट था, बाद में उसका धार्मिक पार्ट निकल निकल दिया गया, उसको देवताओं से जोड़ दिया गया। उसके बाद देखिएगा, वैदिक काल में क्या है, विवाह, 8 प्रकार के विवाह, आपको बता कि शुद्ध साहित्य में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है। ठीक है, विवाह से एक बारी उत्तराखंड में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा, फिर भी याद रखिएगा। इसमें से जो विवाह है, एक ब्रह्म विवाह है। ब्रह्म विवाह को सबसे अच्छा माना जाता है। इसमें कन्या का पिता जो वर को चयन करता है, उसको उससे क्या होता है, पुत्री का विवाह करते हैं, जो आप लोग आम रूप से देखते हैं। देव विवाह में क्या होता है, पहले समझ लीजिएगा। देव विवाह में ये होता है कि जो लड़की के पिता होते हैं, वो अपने यहाँ पे यज्ञ करते हैं, और यज्ञ में जो पुरोहित उस यज्ञ को भाली भांति संपन्न करते हैं, उस जो पुरोहित के साथ उनको अपनी पुत्री का विवाह करना होता है, उसे देव विवाह कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा। ये भी क्या है, बाल विवाह का बहुत बड़ा प्रचलित कहानी है। इसमें भी बहुत सारे बाल विवाह हो जाते थे। अगर पुरोहित अगर 50, 60, 80 साल के हैं, तब भी क्या छोटी लड़की की शादी हो जाती थी। उसके बाद पंचपत्य विवाह किसे कहते हैं। देखिए, पंचपत्य विवाह पहले केवल उच्च वर्ण में ही होते थे, इसमें दोनों पक्ष के माध्यम से इसका विवाह होते थे। ठीक है, तो ये उच्च जाति, खासकर ब्राह्मणों में होते थे, तो ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आर्य विवाह क्या था, जो आर्य विवाह में गाय को भेंट की जाती थी। आर्य विवाह का एक दूसरा नाम आर्ष विवाह भी है, ध्यान दीजिएगा। आर्य विवाह का एक दूसरा नाम क्या, आर्ष विवाह। इसमें गाय के एक जोड़े को क्या होता है, दान दी जाती थी। गांधर्व विवाह आप लोग जानते हैं, प्रेम विवाह होते थे, जो आज भी होते हैं। असुर विवाह क्या था, चलिए। तो आर्य विवाह क्या था, वर्तमान में अधिकतर आर्य विवाह ही माना जाता है। गंधर्व विवाह प्रेम विवाह होता था। असुर विवाह क्या था, पैसा लेके कन्या का विवाह होता था, जैसे कन्या को खरीदा जाए उस तरह का विवाह होता था। राक्षस विवाह में क्या होता है, कन्या का अपहरण किया जाता था। कन्या का क्या है, अपहरण करके विवाह की जाती थी। और पिशाच विवाह क्या था,
कि कन्या को किसी प्रकार से बेहोश करके उसके साथ जबरदस्ती शादी किया जाता है। तो 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख क्या है हमारे वैदिक साहित्य में मिलता है। और ये मेनली सूत्र साहित्य मिलता है। आपको बता दें कि ये सूत्र साहित्य में मिलता है। उसका वैदिक काल में राजनीति कैसा था पहले समझ लीजिएगा। देखिए वैदिक काल में सबसे इंपॉर्टेंट है राजा। देखिए राजा बनने से पहले क्या था, देखिए पहले राजा का क्या होता था, चयन होता था। यानी जो व्यक्ति मुखिया का बलशाली होता था, ज्यादा योग्य होते थे, उसी को राजा चुनते थे। इसके लिए 2 प्रकार के समिति मतलब संगठन थे। एक था सभा और एक था समिति। सभा और समिति के माध्यम से क्या है, राजा का चयन होता था। किसका चयन होता था, राजा। और राजा को राजन कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, राजा को क्या कहा जाता था, राजन कहा जाता था। राजा को राजन कहा जाता था। पहले समझ लीजिएगा ये राजा के स्तर कैसा था पहले। देखिए यहाँ पे राजा क्या था, वंशानुगत नहीं था। वंश अनुगत नहीं था। वंश अनुगत मतलब जन्मजात नहीं थे। मतलब इसका मतलब ये था कि कोई व्यक्ति राजा है तो उसका पुत्र राजा होगा कोई जरूरी नहीं है। जो बलशाली होगा, जो अपने कबीलाओं का रक्षा कर सकता है और सभा समिति द्वारा जो स्वीकृति होगा, उसे ही राजा चुना जाएगा। अब राजा देखिएगा, उस समय राजा के पास ज्यादा शक्तियां नहीं होती थी, क्योंकि संसाधन कम था, क्षेत्र छोटा था, और लोग का क्या था। थोड़ा सा नेटवर्किंग का थोड़ा सा दिक्कत है। आप लोग को स्क्रीन दिखाई दे रहा है? चलिए। हाँ। हाँ ठीक है, ठीक है। तो देखिए राजा क्या था, शक्तिशाली नहीं था। देखिए क्या होगा कि जब संसाधन कम होगा, यानी आर्थिक इकोनॉमिक रूप से अगर समाज कमजोर होगा, तो वहां पे राजा शक्तिशाली नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि राजा का मुख्य जो संसाधन है, या राजा का जो मुख्य ताकत है, वो रेवेन्यू पर निर्भर करता है। रेवेन्यू मतलब टैक्स पर निर्भर करता है। जब लोगों के पास इनकम नहीं होगा, कबीलाई समाज होगा, तो रेवेन्यू कहाँ से कलेक्ट करेगा। जब रेवेन्यू नहीं होगा, तो राजा के पास स्थायी सेना नहीं होगा, स्थायी नौकरशाही नहीं होगा। जब स्थायी सेना नहीं होगा, स्थायी नौकरशाही नहीं होगा, तो अब बताइए राजा के पास शक्ति कहां से रह जाएगा। देखिए पहले क्या था, एक व्यक्ति खेती भी करता था, और आवश्यकता पड़ने पर वही व्यक्ति युद्ध में भी जाता था। क्यों, क्योंकि लोग कम थे, कबीलाई समाज था। तो युद्ध करने वाला व्यक्ति खेती भी करता था, व्यापार भी करता था, और युद्ध भी लड़ता था। क्योंकि राजा के पास क्या नहीं था, स्थायी सेना नहीं था। राजा के पास क्या नहीं था, स्थायी सेना नहीं था। दूसरी बात ध्यान देखिएगा, जो राजतंत्र या जो राजनीतिक व्यवस्था, तो कैसे था। देखिए सबसे पहले परिवार होते थे। देखिए सबसे पहले इकाई क्या था,
समाज का सबसे छोटा इकाई क्या होता है? परिवार होता है। आप लोग पढ़े होंगे। परिवार, बहुत सारे परिवार मिलके क्या बनाते थे? ग्राम बनाते थे। और ये जो ग्राम होते थे, बहुत सारे ग्राम मिलके विश्व बनाते थे, और विश्व मिलके जन बनाते थे। तो ऋग्वेद काल तक देखिए, ये जो जन है ना, जन तक, ये ऋग्वेद काल तक यहाँ ही डेवलपमेंट हुआ था राजनीतिक रूप से। ऋग्वेद काल में केवल जन था, और उत्तर वैदिक काल में ये जनपद बन गए, जैसे आजकल आप जिसे जिला कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट। चलिए देखिएगा, तो राजा के पास क्या नहीं था? राजा के पास आर्थिक संसाधन नहीं था। राजा के पास क्या नहीं था? आर्थिक संसाधन नहीं था, इसलिए राजा शक्तिशाली नहीं था। और ऋग्वेद काल तक क्या था? जनता की डेवलपमेंट हुआ था। और उत्तर वैदिक काल में क्या है? जनपद तक डेवलपमेंट हुआ था। और उत्तर वैदिक काल में जो समाज था, इन राजतंत्र क्या था, ज्यादा मजबूत हो गया था, क्योंकि उस समय राज्य का विस्तार बड़ा हो गया था, और उसमें से रेवेन्यू भी ज्यादा कलेक्ट होने शुरू कर दिया। सर आपकी आवाज बहुत एक मिनट। ब्रेक